नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद अखिलेश यादव कई बार जीत की ताल ठोक चुके हैं और आज भी उन्होंने यही दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत लगभग तय है। तो क्या गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी है? आज इस सवाल पर हमने आपको आंखें खोल देने वाला विश्लेषण दिखाएंगे। लेकिन सवाल मायावती के बड़े आरोप का भी है, जो कह रही है कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चला रही है। बीजेपी जीती तो समझिए आरक्षण खत्म, लेकिन मायावती यही नहीं रुकी। उनका कहना है कि आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को गलत नजर से देखा जाता है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी ध्रुवीकरण की बड़ी कोशिश कर रही है? क्योंकि याद रखिए, सबसे पहले पश्चिमी यूपी में चुनाव होना है और ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण होता है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। यूपी का किंग यानी सुल्तान कौन? पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। हम तो कहते हैं कि पलायन कर करके तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए, क्योंकि वो भी पलायन करके आए हैं। गुजरात से आ गए, लखनऊ में, यूपी में। आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में, खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है। बीजेपी पर आज डबल प्रहार का दिन था, लेकिन सवाल मायावती के बड़े आरोप का है, क्योंकि इस आरोप के कई मायने निकाले जा सकते हैं और विरोधी इसे मायावती की तरफ से ध्रुवीकरण की बड़ी चाल बता रहे हैं। मायावती जिस तरह से बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि मुसलमान सावधान हो जाएं, मुझे लग रहा है इसको निर्वाचन आयोग को और कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उधर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन के दम पर बीजेपी को यूपी चुनाव की रेस से बाहर कर देने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यूपी में 300 से ज्यादा सीटों की जीत पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत की गारंटी है? आर पार में आज हम इसी सवाल पर बड़ा विश्लेषण करने वाले हैं। अभी चंदा मामा देखने दीजिए इन लोगों को क्या होता है, क्योंकि इस तरह के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसके जिसके साथ अलायंस किया है उसका जो है वो बंटाधार किया है। लेकिन इस सियासी वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी में किसका दांव भारी पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आर पार में आज हम आपको आंखें खोल देने वाला विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। सुनिएगा और अपना रिएक्शन ट्विटर पर, फेसबुक पर जरूर दीजिएगा। यूपी में गठबंधन के गणित का विश्लेषण सुनिए। गठबंधन जीत की गारंटी नहीं, कई बार फेल हुए हैं गठबंधन। एग्जाम्पल नंबर 1, 1993 1993 समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। 1996 में भी बीएसपी कांग्रेस का याराना फेल हो गया था। 2007 बीएसपी को अपने बूते पर बहुमत मिल गया। 2012 याद करिए वो दौर, अखिलेश यादव साइकिल यात्रा करने के लिए निकले थे। मुलायम सिंह यादव का पूरा साथ था। समाजवादी पार्टी को गठबंधन नहीं था, उनका कोई गठबंधन, अकेले चुनाव लड़े, जीत हासिल करी। छोटा सा एग्जांपल एक और, 2014 भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते नरेंद्र मोदी की लहर में गठबंधन मिल गया। चलिए अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट के अंदर गौरव भाटिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एमएच खान है, नेता बीएसपी, प्रेमचंद मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर संबित पात्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मैं सीधा इस डिबेट की शुरुआत, आज की शुरुआत में एमएच खान आपसे करता हूं और पहला सवाल आपसे पूछता हूं। गठबंधन जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी राय में ऐसा लगता है, आपकी पार्टी अध्यक्ष की राय में ऐसा लगता है, ध्रुवीकरण जरूर जीत की गारंटी है क्या? क्योंकि वो कई बार इस चुनाव प्रचार के अंदर एक ही बात कह रही हैं, उनको एक धर्म विशेष का वोट चाहिए। अमीश जी, ये इस मसले पर जब हमने
लिस्ट अपनी जारी की थी तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया कि ये ध्रुवीकरण नहीं है। किसी भी जात वर्ग विशेष को जो दबा कुचला है उसको हम टिकट दे रहे हैं। हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सारे लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर हम किसी का लिस्ट लेके नाम देते हैं तो नाम में तो हम नाम लेंगे ही लेंगे। ब्राह्मणों को भी दिया हमने, ठाकुरों को भी दिया, वैश्य को भी दिया, नाम पर मत को भी दिया। नाम की डिबेट पुरानी हो गई। मैं सीधा सवाल रखता हूँ। अहमद खान, नाम की बात नहीं है। आप देखिए मायावती के 3 बड़े आरोप है। पहला आरोप है बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, दूसरा आरएसएस का एजेंडा चला रही है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरा बड़ा आरोप है आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को गलत नजर से देखा जाता है। क्या आपको लगता है ये बात सही है? आतंकवाद और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की जरूरत क्या थी? तुष्टीकरण की ये राजनीति नहीं तो क्या है? सीधा सवाल है मेरा आपसे, बताइए आप। नहीं, तुष्टीकरण नहीं है। देखिए हम आपसे बता रहे हैं, जब बीपी सिंह की सरकार थी तो बीपी सिंह की जब सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी, उस वक्त जब मंडल कमीशन आया जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को कमीशन देना था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बायकॉट कर दिया और बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी दलित और मुस्लिम और बैकवर्ड विरोधी तो है ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसके बाद देखिए, आप देखिए ना, मुलायम सिंह के जमाने में बाबरी मस्जिद का मसला आया, उसमें भी मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, और अखिलेश यादव के जमाने में 300 से 400 दंगे हो गए। सर मेरा सवाल सुनिए जी। आतंकवाद और अल्पसंख्यक जी, आतंकवाद और अल्पसंख्यक कैसे एक हो? जी, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को गलत नजर से देखा जाता है, ये बड़ा बयान है समाजवादी। हाँ नहीं, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में था 2012 में, इनके मैनिफेस्टो में था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे और जो बेगुनाह मुसलमान बंद हुए हैं उनको हम जेल से बाहर निकालेंगे। ये नहीं कर पाए, हम उसको करेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी कौन होती है बाहर निकालने वाली, और आप कौन होते बाहर निकालने वाले? कानून निकालेगा कि आप लोग निकालेंगे? कोई किसी भी धर्म का है, कोई किसी भी धर्म का है, अगर उसने अपराध कर रखा है तो आप कौन भाव होते बाहर निकालने वाले? ये समाजवादी पार्टी कौन होती है बाहर निकालने वाली? बात सुनिए, जो देखिए मैं ये कह रहा हूं, जो गलत तरीके से जिसको गलत फंसाया गया उसकी बात की जा रही है। सही तरीके से जो फंसा है उस पर हम नहीं हाथ डालने वाले हैं। नहीं, जिसको जानबूझ के फंसाया गया है। देखिए अहमद खान, आप वरिष्ठ आदमी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूं, बट माय हम्बल सबमिशन इज दैट कि आपके पास जवाब नहीं है। आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को गलत नजर से देखा जाता है, जवाब नहीं है। मैं संबित पात्रा को रुख करता हूं। संबित पात्रा 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाब क्यों नहीं है? क्या बीजेपी आई, होल्ड ऑन, क्योंकि इस बात की क्लैरिटी अमित शाह ने नेटवर्क 18 को जो इंटरव्यू दिया उस पर भी करी, लेकिन फिर भी मायावती ने आज इस बात को बोला कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म करेगी। दूसरा, आरएसएस का एजेंडा चला रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने आप ही के चैनल को इंटरव्यू देकर इस विषय के ऊपर टिप्पणी की थी। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा था, हम पीछे भी आरक्षण के समर्थक थे, जाति आधारित आरक्षण के लिए आज भी खड़े हैं, और आने वाले कल भी जो संविधान सम्मत है, जो संविधान के कानून के अंतर्गत है, और इंदिरा साहनी के केस के बाद जो 50% का कैप लगाया गया है उसके साथ हम खड़े हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हमारी जाति के संबंध जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। मगर अमित जी ने एक बड़ा प्रश्न पूछा था, मैं वो प्रश्न आज यहां भी दोहरा देता हूं। अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि जो पार्टियां मसलन बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहती है कि धर्म के आधार पर भी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, तो किससे वो हटा के देंगी आरक्षण? क्या ये 50% में से दलितों के भाग को कम करके एससी एसटी, नहीं सुन लीजिए, आप लोगों ने मांगा है, आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दी जाए, तो दलितों के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं आप लोग दलितों के आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं, दलितों के आरक्षण को हटाकर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं। आप बता दीजिए कि आप किसका आरक्षण काटेंगे? ओबीसी का काटेंगे, कमाल है, एससी का काटेंगे, किसका काटेंगे? कह रहा हूं जाति के आधार पर जो आरक्षण है उसमें हम कर रहे हैं, और दूसरी बात ये अपर कास्ट के लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे है उनको भी आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं। हम तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, आपने धर्म के आधार पर मांगा, धर्म के आधार पर है क्या संविधान में प्रावधान? नहीं, आप लोगों ने अभी पूछ लीजिए, हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं। जाति के आधार पर आपके बीच में नहीं बोल रहा था, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे थे? नहीं, हम बता रहे हैं, फिर आप जानते हैं
नहीं, झूठ नहीं, आप लोग ना बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बताइए एक बात, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और खुद संघ ने ये बात कही है कि हम आरक्षण के साथ हैं, तो आप लोग जो मुस्लिम आरक्षण चाहते हो तो किसका आरक्षण हटा के मुसलमानों का आरक्षण देंगे? ये बात बीएसपी कह रही है कि उनको मैं कांग्रेस आरक्षण नहीं चाहिए। वैद्य ने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ओके मनमोहन वैद्य ने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, नहीं कहा मनमोहन वैद्य ने? मनमोहन वैद्य नहीं कहा, बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहा, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। देखिए, कहा बिल्कुल कहा, या इसी टीवी पे दिखाया गया? इसी टीवी पे बाइट दिखाया गया? इसी टीवी पे नहीं दिखाया गया है। उस पे धर्म पे प्रश्न पूछा गया था। एक एक करके आप एक एक करके 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। देन प्रेमचंद मिश्रा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो प्रश्न पूछा गया था वैद्य साहब से वो धर्म आधारित आरक्षण का था, वो सवाल काट दिया गया था। बाद में चैनलों भी वो सवाल दिखाया, इसलिए आज वो विषय नहीं है। मगर आज ये समझने की बात है कि मायावती जी इतनी बौखलाई हुई क्यों है, झूठ को भी सच बना के प्रस्तुत करने का कोशिश क्यों कर रही है। बुरी तरह जब हार से कोई व्यक्ति डर जाता है तो ऐसी ही परिस्थिति होती है। सुबह से आप टीवी ऑन कर दीजिए तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम 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 मुस्लिम, मेरे पास आ जाओ, मुस्लिम वहां मत जाओ, मुस्लिम वहां मत जाओ। मायावती तो कह रही है आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को गलत नजर से देखा जाता है। हिंदू कौन है जी, मुसलमान कौन है, ये तो बताओ ना आप। हिंदू 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 आप नहीं करते हो क्या? आप अभी विधानसभा का टिकट बांटते हो, एक भी मुसलमान को टिकट दिया आपने? एक भी क्रिश्चियन को टिकट दिया आपने? आप क्या करते हो? आप तो बड़ा मचा रहे हुए हो, बड़ा आरोप, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। कहते हैं कि वो कश्मीर बन रहा है। आप योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कश्मीर बन रहा है उत्तर प्रदेश। संबित पात्रा जी, ओके, जवाब शांत हो जाइए साहब, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जवाब दे रहा हूं साहब, आपने सवाल पूछा। अरे तबीयत, डॉक्टर आप इलाज कर देना, क्या बात है उसमें? हाँ, इलाज कर देना, बोल रहा हूं तो एडवाइस, इलाज ही कर रहा हूँ फ्री में, कि ज्यादा चिल्लाना नहीं होता है, नस होता है। लालू जी ने बोला था ना, नस होता है, यहाँ पे चिल्लाना नहीं है ज्यादा, तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं उत्तर दे नंबर 1, चिल्ला नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 1, आपने कहा कि हम हिंदू 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 करते हैं। मैं अमीश जी से कहूंगा, अमीश जी सारे फाइल निकाल के यहाँ रखिए, आप देख लीजिए कितनी बार हमने किसी जाति या धर्म का नाम लिया हो और कितनी बार मायावती जी ने, अखिलेश जी ने कितनी बार जाति और धर्म का लिया हो। मेरे पास एक रिकॉर्ड है, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास संजीव बालियान का भी रिकॉर्ड है, मेरे पास सुरेश राणा का भी रिकॉर्ड है, मेरे पास योगी आदित्यनाथ का भी रिकॉर्ड है, वर्मा का भी रिकॉर्ड है। मैं जवाब दे देता हूं, मैं उस रिकॉर्ड का जवाब अभी मायावती का रिकॉर्ड भी मेरे पास है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे पास लेकिन इन सब लोगों का भी रिकॉर्ड है। मैं अभी जवाब दे देता हूं। लिस्ट लंबी है, बिल्कुल दिल खोल के जवाब देता हूं। देखिए, कैराना पे बात उठाई गई कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है और वहां कानूनी व्यवस्था बिगड़ गया है। इस बात पे लोग हम पे हंस रहे थे, डिबेट हो रहा था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का कोई निगरानी नहीं है, एक जज वहां बैठते हैं, उनका मानना है, एक रिपोर्ट आया कि सही बात है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। अब वहां किसी भी जाति या धर्म का पलायन हो रहा है, हम उसकी बात ना उठाएं। हम वहां ये सुबह से शाम तक मुस्लिम मुस्लिम करते रहे, बाकी लोगों को मरने दिया जाए। मतलब पलायन हो रहा हो तो उसके हक में कोई ना बोले कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे कानूनी व्यवस्था ठीक कर दीजिए, जो हिंदुओं को मार के भगा दिया जा रहा है उन पे कोई चिंता करिए, तो ये कहना पाप हो गया। सुबह से शाम तक मुस्लिम करना ये पुण्य हो गया। नाम नहीं लिया, अभी लिया नाम आपने, अभी संबित पात्रा जी आपने नाम लिया हिंदुओं का, अभी लिया आपका, तो हम नाम नहीं लेते हिंदुओं का। यहाँ तो हिंदुओं का नाम लेना पाप है क्या? बात करते हैं, सब समाज का नाम करते हैं, पाप है क्या? तो बात वही है ना, मुसलमान की बात तो करते हैं, हमारे पे उंगली क्यों उठाए हुए की बात करते हैं, वैश्य तो आप हमारे पे उंगली क्यों उठाए हुए बात करते हो? गुजरात में आपने दलितों को मारा, ये सही है गलत है? गुजरात में आपने नंगा करके मारा, आपके दलितों को मारा, दलित समाज क्या मजाक कर रहे हैं? ऊना में कांड किया, क्या मजाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। दलित के बजट में बता देता हूं, दलितों के लिए जितना बड़ा वहां पर प्रावधान दिया गया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं रुक करता हूं, पहले बताइए। संबित पात्रा, अहमद खान, होल्ड ऑन, बोथ ऑफ यू, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट, बोथ ऑफ यू हैव गॉट एनफ टाइम नाउ। मेरे साथ गौरव भाटिया और प्रेमचंद मिश्रा है। प्रेमचंद मिश्रा, पहले आपसे, गठबंधन जीत की गारंटी नहीं होती। मैंने एक आंकड़ा प्रस्तुत करा इस कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर। क्या आपको लगता है कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल का नारा लिया
उसके बाद उसमें से माइनस कर दिया उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल। बिहार का फॉर्मूला दोहराने की कोशिश करने की कोशिश है, लेकिन वहां पर लालू और नीतीश इकट्ठे थे, यहां पर अखिलेश और राहुल इकट्ठे हैं। यानी कांग्रेस का उतना बड़ा वजूद नहीं है जितना लालू का वजूद होता था बिहार के अंदर। और उत्तर प्रदेश में 2007 में 2012 में अपने दम पे सरकारें बनी हैं। बताइए अब। देखिए, आप जिन बिंदुओं को लेकर जा रहे हैं और जो आपने आंकड़े बताए, उस आंकड़े में आपने उन गठबंधन की जीत को नहीं शामिल किया जो दूसरे प्रांतों में गठबंधन ने सफलता पाई है। मैं अभी ट्वीट देख रहा कोई भी हूं, दलों के बीच में गठबंधन तभी उसको ठीक कर दीजिए। जी सॉरी प्रेमचंद जी, मैं बीच में बोल रहा हूं, यहाँ पे एक मैं रेक्टिफिकेशन दे दूं। नहीं, we will get it done। जो ट्वीट उसको, हाँ वो नहीं कंट्रोवर्सी होगी उस ट्वीट पे, आप देख लीजिए। ट्वीट किया है कि हम बीजेपी ने डिमांड किया है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, आप उसको बीएसपी करें। हमने बीएसपी कहा था, बीजेपी नहीं कहा था, उसको तुरंत ठीक कर दीजिए। नहीं, अननेसेसरली उस पर कंट्रोवर्सी होगी। ओके, प्रेम मिश्रा। गठबंधन जब दो दलों के बीच में विचारधारा के आधार पर होती है तो वो गठबंधन सक्सेसफुल होता है। और जब गठबंधन में बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के, सिर्फ निहित स्वार्थों के लिए होता है तो कई बार गठबंधन उस परिणाम तक नहीं पहुंचता है जो गठबंधन से अपेक्षा की जाती है। तो आपने कुछ एग्जाम्पल दिए, लेकिन आपने दूसरे प्रांतों में भी गठबंधन ने सफलता पाई है, उसका एग्जाम्पल आपने नहीं दिया। मेरा मानना है कि बिहार में जो हमने गठबंधन किया था, सेम पैटर्न पर हमने यहां भी किया है। और आप वही तो समझाया प्रेम मिश्रा जी, जितने चैनल्स में मैंने वही तो समझाया, वो सेम पैटर्न पे नहीं है। होने के बाद गठबंधन नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है ना, या मायावती और अखिलेश तो नहीं साथ वो आपका आकलन हो सकता है। प्लीज वेट कीजिए। आपने बिहार के चुनाव के समय में भी हम आपके साथ रोज चैनल पे आते थे, आप उसमें भी बहुत कुछ लंबी चौड़ी दावा करते थे, और परिणाम क्या आया? आप फिर उसी पैटर्न पर जा रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर। धैर्य रखिए, 11 मार्च तक सब पता चल जाएगा गठबंधन कहां है। जितने चैनल्स हैं सबने प्रेडिक्ट किया 200 के करीब सीट, तो सब बता रहे हैं आज के डेट में गठबंधन को। बिल्कुल बता रहे हैं। हमारे चैनल के महा ओपिनियन पोल ने भी यही बताया कि सुनिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी उससे थोड़ी पीछे रहेगी। देखिए प्लीज, लेट मी फिनिश, पूरा करने दीजिए ना। तो वही मैं कह रहा हूं, गठबंधन यहां दो नेता के बीच में नहीं, दो दल और दो विचारधारा के बीच में। आपने कहा कि हमारा नारा 27 साल वाला था, तो 27 साल का वाला नारा था, है नहीं। जब गठबंधन हो जाता है तो दो पार्टियां होती हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाती हैं। जब लेकिन अब 27 साल बिहार को लेकर इतना बार बार आप लोग रिपीट करते हैं, लेकिन अभी कभी भी आपने प्रधानमंत्री के कश्मीर के भाषण को, मुंबई के भाषण को, जब वहां के चुनाव में जाकर वो बोलते थे कि बाप बेटी की नहीं मिलकर कश्मीर को लूट लिया, हफ्ता वसूल पार्टी ने बंबई को बर्बाद कर दिया, और बाद में सरकार उन्हीं के साथ बनाए। हम तो चुनाव पूर्व ही गठबंधन कर लिए हैं एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कि 298 सीट पर अखिलेश जी लड़ेंगे, 105 पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और अखिलेश हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, युवा है, सबसे बड़ी चीज है कि हमने दो ऐसे लोगों को सामने रखा है जो उत्तर प्रदेश में गलत नारा दे दिया था 27 साल यूपी बिहार, अब उसको करेक्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे गलती कर दी थी 27 साल यूपी बिहार देकर, अब उसको करेक्ट कर दिया है, उसमें से 5 साल माइनस कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति है, राजनीति में सहूलियत की पॉलिटिक्स होती है, और हमने भी सहूलियत की पॉलिटिक्स करी। आपने कुल मिलाकर वो समझाने की कोशिश करी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। हमने जब गठबंधन किया, जब गठबंधन होता है, नो आई हैव नॉट मेड माय पॉइंट। जब गठबंधन होता है तो दो पार्टियां कुछ आगे पीछे होती हैं, हमने अपने स्टैंड को बदला, उस हमारा गठबंधन नहीं था। वो आपका आउटलुक है सर। आप ये सवाल प्रधानमंत्री और बीजेपी से कभी क्यों नहीं पूछते हैं? उसने कश्मीर में महबूबा के बारे में क्या कहा था? शिवसेना के बारे में महाराष्ट्र में क्या कहा, और आपने उसके साथ सरकार बनाई हफ्ता वसूल पार्टी के साथ, उस पर तो कभी आपने डिबेट नहीं किया। बिल्कुल करा हमने, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल करा हमने यूपी में। नहीं, बिल्कुल करा हमने। आप अपने फैक्ट्स को चेक कर लीजिए, हमने बिल्कुल करा। ओके, अब आपके अलायंस पार्टनर के पास जा रहा हूं। अब आपके अलायंस पार्टनर के पास जा रहा हूं। बीजेपी का आकर्षण का केंद्र क्या है? हमारे पास दो ऐसे इंपॉर्टेंट चेहरे हैं जिस पर आज यूपी के लोग अपने आप कहना है। आपके अलायंस पार्टनर के पास जा रहा हूं, गौरव भाटिया के पास चर्चा में। सर अब आपके अलायंस पार्टनर के पास जा रहा हूं, गौरव भाटिया के पास। बड़े अलायंस पार्टनर है आपके, आप छोटे अलायंस पार्टनर है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया,
मायावती ने आज एक बड़ी बात बोली, आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को गलत नजर से देखा जाता है, इसके मायने क्या हैं? और दूसरी बड़ी बात, क्या आपको लगता है गठबंधन जीत की गारंटी है? क्योंकि 2012 में इन्हीं अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा करके महाजीत दर्ज करी थी, लेकिन इस बार गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1993, 1996 गठबंधन फेल हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। जवाब दोनों बातों का। अमीर जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप ही तय करिए और जनता ये तय करेगी कि हमारा प्री पोल अलायंस जो कि विचारधारा का मेल है, पंथ निरपेक्षता जो हम दोनों पार्टियां जो है हमेशा जिसका पालन किया है, वो बेहतर है, या भाजपा जो कहती थी कि देश के खिलाफ कोई पार्टी बोलेगी तो उसको हम खत्म कर देंगे और जाके पीडीपी की गोद में बैठ गई क्योंकि सत्ता का सुख लेना चाहते थे। अगर हमारा गठबंधन सपा और कांग्रेस का जनता को नहीं है मंजूर, हमें सीटें नहीं आएंगी, हमें वोट नहीं मिलेगा। कम से कम ठुकराने का जो हक है जनता के पास है। हमने भाजपा की तरह जनता को ठगा नहीं है कि जिस पार्टी का विरोध किया उसी का समर्थन लेके सरकार बनाई। दूसरी बात, बिहार में जब एक महागठबंधन हुआ तो भाजपा चुनाव के दौरान कहती रही कि ये तो एक ठगबंधन है, ठगबंधन है। जनता ने जवाब दिया कि नहीं दिया? अमीर जी, क्या हाल हो गया भाजपा का बिहार में? और उत्तर प्रदेश में भी यही होने जा रहा है। 300 का आंकड़ा क्रॉस करेगी सपा और कांग्रेस की सरकार। और बीएसपी, और तीसरी बात मैं ये कहूंगा भाजपा को खासकर, आप देखिए मायावती पर आप कुछ नहीं बोल रहे वाली भाजपा, मायावती को मेरी बात पूरी हो जाए, मायावती पर आप कुछ नहीं बोल रहे। बिल्कुल कहूंगा अमीर भाई, मैं बोलूंगा, मायावती के बारे में भी बोलूंगा और खान साहब भड़क जाएंगे जरूर। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, भाजपा का विकास देखिए क्या है। 3 एफआईआर नेताओं के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में किसी के हुई हैं, तीनों नेता जो हैं वो भाजपा के हैं। साक्षी महाराज 4 बीवी 40 बच्चे एफआईआर हो जाती है। संगीत सोम डीवीडी मुजफ्फरनगर दंगों की बांटते हैं कि कैसे दोबारा दंगे कराए उत्तर प्रदेश में, ये तो हमारे जो नेता है भाजपा के। और तीसरी जो एफआईआर है सुरेश राणा के खिलाफ हुई जब उन्होंने बयान दिया, तो मैं पूछूंगा संबित भाई से, ये कौन सा विकास उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं? मायावती कह रही है आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को तो वो केवल गलत भाजपा नजर के से देखा मंत्री, जाता है। सांसद और एमएलए करते हैं। मायावती पर मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बच रहे हैं मायावती पर बोलने के लिए। आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को देखा जाता है। हाँ अमीश जी, जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन अंतराल लेता हूं अभी। मैं इसका नहीं, एक अंतराल लेता हूं। नहीं गौरव भाटिया, एक अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब जरूर लूंगा। यह ज्वलंत सवाल है और आर पार में जो सवाल जरूरी होता है वो डंके की चोट पर पूछा जाता है और उसका जवाब बार बार मांगा जाता है और ब्रेक के बाद भी मांगा जाएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब मेरे साथ बने हुए हैं गौरव भाटिया, संबित पात्रा, प्रेमचंद मिश्रा और एमएच खान। गौरव भाटिया, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को गलत नजर से देखा जाता है, ऐसा मायावती कह रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? और क्या आपको लगता है मायावती ताकत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप कह रहे हैं 300 सीट आप अकेले जीत लेंगे, बीजेपी और मायावती आपस में 100 सीटें बांट लेंगी, आपको ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा आपको? शायद और भी कम बांटेंगी बीजेपी और बसपा। लेकिन आपने जब आतंकवाद की बात करी तो मैं इतना ही कहूंगा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। और मायावती जी जो है 5 साल कहां सो जाती हैं, कहां छुप जाती हैं। ऊना की घटना हुई तो तुरंत मायावती जी को याद आया कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में अपने आप को दलित की बेटी बताने वाली, जब दलितों के साथ उत्पीड़न होता है या आम जनता के साथ उत्पीड़न होता है तो बाहर दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही चुनाव की महक उनकी नाक तक पहुंचती है, वो जाग जाती है, हेलीकॉप्टर से उड़ के कुछ रैली करती हैं।
जीत जाती हैं तो पद ग्रहण कर लेती है, हार जाती हैं तो फिर से कोप भवन में चली जाती है। ऐसा अहमद खान रिप्लाई भला कर सकता है, इसलिए मैं तो उनकी बात का संज्ञान ही नहीं लेता। अहमद खान छुप जाती है मायावती, लेना चाहिए अहमद खान के छुप जाती है मायावती। आनंद है उनके पास 1400 करोड़ रुपया कहां से आया? भ्रष्टाचार की देवी है मायावती जी, भ्रष्टाचार की देवी। 1400 करोड़ रुपए आनंद के पास जनता के गए हैं। जनता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दंगाई मुख्यमंत्री है, दंगाई मुख्यमंत्री घोषित हो चुका है। नहीं, मायावती ने बैठ क्या जाती किया है आप बताइए? हाथी बड़े-बड़े लगा दिए, हाथी लगाने से क्या विकास होता है? बन गए। अहमद खान किसी के चरित्र में मत बोलिए, लगा किसी के चरित्र में मत बोलिए, दलाली चरित्र में नहीं। मायावती जी का तो विकास यहीं तक सीमित है। मायावती जी का विकास सीमित है पत्थर और मूर्ति लगाने का। किसी भी लीडर ने आज तक क्या अपनी मूर्ति लगाई है? दंगे हुए कि नहीं हुए? पहले कोई लीडर अपनी मूर्ति नहीं लगाता। हुए कि नहीं ये हुए? दिखाता है कि वो अपने से आगे सोच ही नहीं सकती है। आजम खान 5 करोड़ की माला पहन के रुपए की खड़ी हो जाती है कि बर्थडे गौरव भाटिया आपको सुना है अहमद खान ने काफी देर तक? राजनीति गौरव भाटिया नॉट फेयर, अहमद खान ने आपको काफी देर तक सुना? बताइए, 20 सेकंड दीजिए अहमद खान को। अहमद खान ने आपको सुना काफी देर? गौरव भाटिया अहमद खान को सुनिए। अहमद खान बीएसपी समाजवादी पार्टी तो आपकी पार्टी का नाम ही नहीं ले रही। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको रेस में ही नहीं समझ रहे वो लोग। शासन काल में ये बिल्कुल प्रूफ है, हर जगह मालूम है सबको, पूरे देश को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 300 से 400 दंगे हुए, इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन आपको रेस में नहीं मानती समाजवादी पार्टी, आपको रेस में नहीं मानती समाजवादी पार्टी। ऊपर से दंगे आपके राज्य में कितने हुए आपको पता है? कादिर राना आपका एमपी दंगे करा रहा था, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी, अपने एमपी को रोक देते तो उत्तर प्रदेश में दंगे ना होते। कादिर राना आपकी पार्टी का एमपी है, दंगे करा रहा था, वहां पे खड़ा हुआ। मायावती जी सो रही थी तब संबित पात्रा, कादिर राना का नाम नहीं सुना होगा, समझ में नहीं आती बात। इनकी आवाज बंद हो गई कादिर राना के नाम पे। भाटिया साहब जो कादिर राना दंगे करा रहा हट जाते हैं, भाटिया साहब वकालत शुरू कर देते हैं, इनके समझ में नहीं आती बात। कादिर राना आपका एमपी था कि नहीं? आपने दंगे की बात करी तो जवाब दिया मैंने। मुजफ्फरनगर दंगों में कादिर राना ने दंगे कराए, एमपी को जो जमीन पे कब्जा करने वाला व्यक्ति घर पे बुला के बंद करा दिया था। आप बताइए ना, प्रजापति क्या है आपका? प्रजापति क्या है? आनंद के पास 1400 करोड़ रुपए कहां से आए बताइए? चलिए अब आपने एक दूसरे को काफी एक्सपोज कर लिया, आपने एक दूसरे को काफी एक्सपोज कर लिया। निवेदन मेरा निवेदन देखिए, गौरव भाटिया अहमद खान, अब आपको टाइम मिल गया। अहमद खान पूरा, अहमद खान आपको ऑडियो डाउन है। अहमद खान अब पाते थे 1400 करोड़। गौरव भाटिया अब आपको भी टाइम मिल गया। संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अकेले 300 सीटें जीत लेगा, ये गौरव भाटिया का कहना, डिबेट में ही बोला उन्होंने। आपके और बीएसपी के पास बांटने के लिए 100 सीटें बचेंगी। अब आप बता दीजिए उन 100 में से आपको कितनी मिलेंगी? पहले तो 10 सेकंड में इसी का जवाब दे दीजिए, 100 में से कितनी मिल रही है? देखिए, मैं इसको सिंपल गणित बता देता हूं। इनका कहना कि 300 सीटें से अधिक ये जीत जाएंगे, मतलब कांग्रेस को तो 105 सीट दिया हुआ है, मतलब कांग्रेस तो पूरी 100 सीट नहीं जीत तक। ये खुद कैलकुलेशन कर रहे होंगे 50, मतलब ये 250 सीट खुद ला रहे थे, तो गठबंधन काहे कर रहे थे? सरकार बना लेते। ये गठबंधन इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है और ये साइकिल अकेले चलने वाली नहीं है। धक्का देने के लिए राहुल गांधी को कैरियर पे बैठाया है और खुद राहुल गांधी ने कहा था ये पंचर। अरे सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा टीवी पे दंगा मत करिए, टीवी पे दंगा तो मत करिए। देखिए कौन दंगा करता है, देख रहे हैं हम, मैं कैसे शांति से बैठ के यहाँ मुस्कुरा रहा था जब ये लोग दंगा कर रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं तो दंगा कर रहे हैं। प्लीज दंगा मत करिए साहब, प्लीज नहीं। देखिए ठीक है, थैंक यू। मैं ये बोल रहा था कि इतने कॉन्फिडेंट अगर ये होते तो साइकिल अकेले चला लेते। और राहुल गांधी को कैरियर में बैठाया है, जैसे ही साइकिल पंचर होगी वो धक्का मारेंगे पीछे से। और खुद राहुल जी ने कहा था साइकिल तो पंचर हो गई है, अब कैसे ठीक हो गई? 15 दिन पहले साइकिल पंचर थी, अब साइकिल ठीक हो गई है। कैरियर लेकिन गड्ढे में तो राहुल जी कूद के बैठ गए। संबित पात्रा, मुख्तार अब्बास नकवी ने आज पार्लियामेंट से, मुख्तार अब्बास नकवी ने आज एक बाइट दी और उस बाइट को हमने सुनाया भी। उन्होंने बोला कि देखिए गठबंधनों का कैसा हाल होता है हम जानते हैं। एक गठबंधन का हाल बिहार में भी हुआ था और उसका खामियाजा आपने भुगता हुआ है। मैं इसका बताता हूं, देखिए उसका खामियाजा आपने भुगता हुआ है।
तो किस बिना पे मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे ये बात? उसका जवाब गठबंधन की कीमत पिछले 2 साल में अगर किसी ने समझी होगी तो बीजेपी ने समझी होगी। बिहार हारने के बाद समझी होगी, नहीं समझी होगी? प्रेमचंद मिश्रा बिहार में नहीं तो समझा देंगे। अरे तो नहीं मैं समझा देता हूं। देखिए नंबर 1 गठबंधन का बिहार में बीजेपी ने पूछा गया, मैं बता देता हूं। सवाल पूछा गया, इनके गठबंधन को बिहार में लोगों ने पूछा है आपने? इनके गठबंधन में आपने मेरे से पूछा तो मैं कैसे दल के साथ गठबंधन नहीं कैसे बोलूंगा मैं? आप बताइए। संबित को जब मौका दीजिए। अमीश जी इसमें कोई दो मत नहीं है कि गठबंधन का महत्व हम जानते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग में जिस प्रकार का गठबंधन लेकर चली, वो अपने आप में एक नया इतिहास लिखा। मगर बिहार के विषय में आप बात करते हैं, आपने महागठबंधन की बात की। देखिए बिहार में महागठबंधन क्या होता है? सेफोलॉजी के अनुसार महागठबंधन वह होता है जो 2 विरोधी पार्टियां जो 15 वर्ष से एक दूसरे के विरोध लड़ती थी और वही सरकारें बनाती थी, जब वो दोनों पार्टी एक हो जाए तब वो महागठबंधन होता है। यहाँ कौन सा महागठबंधन हुआ है? ये कोई बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक थोड़ी हुए हैं। ये तो एक हारती और डूबती कांग्रेस जो खत्म हो चुकी थी, जिसका सत्ता खत्म हो चुका था, और उसके साथ समाजवादी पार्टी तो पुराने दोस्त हैं। ये तो 10 साल यूपीए की सरकार भी एक साथ चला रहे थे। राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ भी इन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था समाजवादी पार्टी ने। ये तो पुराने सुनिए जो पर्दे के पीछे पप्पी छप्पी करते थे, वो पर्दे के आगे आके पप्पी छप्पी कर रहे हैं। मन मिजाज के लोग हैं, इसलिए हमारा गठबंधन था। आप सुन लीजिए, बिहार को लेकर जब आप बात करते हैं ना, आप अपने महागठबंधन को क्यों छुपाते हैं? चूंकि बिहार में आपके गठबंधन में 4 पार्टियां थी और लोगों ने उसको आउटराइट रिजेक्ट किया। आप बिहार में अपने महागठबंधन की बात नहीं करते हैं। आपका बिहार की अभी बात नहीं हो रही, बिहार से बाहर निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में डिफेक्टर्स बिहार से बाहर निकलते हैं। हैबिचुअल डिफेक्टर्स को लेकर आपने यूपी में भी उम्मीदवार खड़ा किए हैं। आपके सहयोगी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्रेम मिश्रा, आपके पास अपना उम्मीदवार नहीं है, आपके पास अपना सीएम कैंडिडेट नहीं है, आपका फेस कौन है? बताइए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। नहीं, थोड़ा सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूं। आपको यूपी में वोट करेगा, मैंने सुना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। सुनिए, आपको बताना पड़ेगा। आपके पास लीडरशिप सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दीजिए। सवाल है अच्छा सुनिए, मेरा समय शुरू होता है, सुन लीजिए। 20 सेकंड इनका सवाल है कि आपके पास तो सीएम का चेहरा भी नहीं है। आपने दुनिया में ऐसा कभी देखा था कि सीएम का चेहरा बना के उसके बाद उसे बैठा दिया गया? और आज आप शीला दीक्षित जी का इंटरव्यू लीजिए, वो बोल इतनी खुश है, हमारे पास सीएम का चेहरा और वो बोल रही है जान बची लाखों पाए। जब हम अकेले जान बची लाखों पाए, बताइए ऐसा मुख्य हमको उल्टा चिढ़ा रहे हैं कि आपके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है। अरे आप सोचिए, आपके पास एक सीएम कैंडिडेट बनाया था, उनको घर में बिठा दिया है और वो बोल रही है जान बची लाखों। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं साहब? आपने सवाल पूछा, जवाब देने भी मौका नहीं देते हैं। बताइए कैसे बात है? कैसे बताऊंगा मैं? आप बीच में चिल्लाने लगते हैं। आपका चेहरा बता दो दीजिए, आज बता दीजिए भैया। वो शीला दीक्षित जी को घर में क्यों बैठाया, ये बोल लो पहले, बता दीजिए। हमारा प्रेमचंद मिश्रा, ऑडियो डाउन। देखिए प्रेमचंद मिश्रा, संबित पात्रा आपके पास आता हूं। संबित पात्रा, आपने अपनी बात कैसे गौरव भाटिया की टाने। गौरव भाटिया, अखिलेश यादव ने ये एक बात कही, मैं ये जानना चाहता हूं क्यों कहा। पीएम मोदी खुद पलायन करके आए हैं, पहले वो यूपी आए और फिर वो दिल्ली चले गए। कैसे दिल्ली चले गए? प्रधानमंत्री बनना दिल्ली चले जाना होता है तो बनारस के सांसद ना। देखिए अमीश भाई, मैं आपकी बात का जवाब दूं, 1 मिनट। मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए और 30 सेकंड में दीजिए। देना चाहूंगा जी। अच्छा चलिए, पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब भी विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी, 73 सांसद होने के बावजूद उन्होंने कोई मदद नहीं करी। तो ये पीड़ा है हमारे मुख्यमंत्री की और जनता की भी कि भैया आप उत्तर प्रदेश से चुनाव तो लड़ते हो, लेकिन उसके बाद दिल्ली जाके उत्तर प्रदेश को ही भूल जाते हो और केवल चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश की याद आती है। पलायन की बात कैसे आएंगे? अगर आप उत्तर प्रदेश को अपना मानते होते, क्या कहा, मैं आपको दोबारा बताता हूं। गौरव भाटिया, पहले उत्तर पूरा हो जाए। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा 1 मिनट, पीएम मोदी खुद पलायन करके आए हैं,
क्या नरेंद्र मोदी मेरी पलायन बात पूरी करके हो आए जाए। हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। और वो फिर दिल्ली चले गए, पहले यूपी आए और फिर दिल्ली चले गए। बिल्कुल आए कैसे? हैं। सवाल मेरा ये है, जवाब दे दीजिए इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बिल्कुल पलायन करके आए हैं, क्योंकि जो गंगा मैया की कसम खा के चुनाव लड़ रहा था जी। उसके बाद उसके बनारस के अपने 2 गांव में विकास नहीं पहुंचा। जब किसान मर रहा था और समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र से मदद मांगी तो महाराष्ट्र में मदद पहुंची, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हमने, प्रदेश सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संबित भाई का दर्द सही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ठीक नहीं है, लेकिन जो पीडीपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था वो विचारधारा का मिलन था। वो पीडीपी की विचारधारा वही है जो भाजपा की है, वही सही गठबंधन था। इसलिए मैं उनकी बात से सहमत हूं, किसी भी पार्टी को जिसकी विचारधारा मिलती है साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन सत्ता के सुख के लिए ये एक नया पॉलिटिकल एंगल निकाला गया है। ये एक नया पॉलिटिकल एंगल निकाला गया है। कैराना में पलायन सुना था, पलायन पर राजनीति होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री पलायन करके आए। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है आपका पलटवार इस पर क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पलायन करा है? पहले वो गुजरात से यूपी आए और फिर यूपी से दिल्ली चले गए, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। जवाब 20 सेकंड के अंदर। गौरव जी बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कहता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने नहीं दूंगा। जवाब दीजिए। हाँ, नंबर 1, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, देखिए आज प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के चहेते व्यक्तित्व है, पूरे हिंदुस्तान के चहेते प्रधानमंत्री है। उन पर जिस प्रकार से टिप्पणी की जा रही है ये उचित भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, धर्मनिरपेक्षता को सेव करने के लिए ये लोग एक हो गए हैं और कैराना पे बात मत करो, धर्मनिरपेक्षता बर्बाद हो जाएगा, तभी हम सब एक हो गए हैं। 20 दिन पहले जब ये बोल रहे थे 27 दिन यूपी बेहाल, उस समय धर्मनिरपेक्षता ठीक थी। 20 दिन के बाद इनको रियलाइज हुआ, अच्छा ये तो अकेले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, 50 सीट भी नहीं आएगी, हमको अब गठबंधन करना पड़ेगा। तब धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म एकदम डेंजर में आ गया, देश एकदम छिन्न भिन्न होने लगा और सब कुछ इनको दिख लगा कि नहीं अखिलेश यादव पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं, वो पलायन करके आए हैं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए वो तो अपना कद बढ़ाने के लिए पीएम पे ही अटैक करेंगे और किस पे अटैक करेंगे आप बताइए? राहुल जी पे अटैक करके क्या मिलेगा उनको? ऑलरेडी राहुल जी खत्म हो चुके हैं, तो उनको अटैक करके क्या मिलेगा? मायावती जी खत्म हो चुकी है, उन पे अटैक। ओके, मैं अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार का निष्कर्ष होगा जो सुनने वाला होगा। और अब आर पार का निष्कर्ष, आज का निष्कर्ष यह है कि गठबंधन जीत की गारंटी नहीं है। ये तो हमने विश्लेषण में बताया था, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं साइकिल पंचर हो चुकी है, फिर उसी साइकिल पर सवार हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, लोकसभा में हम कांग्रेस का हाल देख चुके हैं, लेकिन फिर कहते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट्स का मैं प्रचार भी करूंगा। चुनावों में गठबंधन तो हो जाते हैं और कई बार ये मजबूरी के भी हो जाते हैं, तो क्या ये मजबूरी का तो गठबंधन नहीं, क्योंकि बीएसपी और बीजेपी भी उतने ही कड़े मुकाबले में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।